कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में बस 30 दिन बचे थे और मैं अपना स्कोर देख रहा था। लेकिन जैसे ही मैं कोई टेस्ट पेपर प्रैक्टिस करता, मेरा स्कोर सीधे 10 नंबर गिर जाता और अगर मैं क्लास छोड़कर मौज मस्ती करता, तो मेरा स्कोर उल्टा 10 नंबर बढ़ जाता। पिछली जिंदगी में मैंने इसी बात पर भरोसा किया था। पूरा 1 महीना पागलों की तरह खेलता रहा और मेरा स्कोर बढ़कर 710 पहुंच गया। लेकिन रिजल्ट वाले दिन मेरे सिर्फ 40 नंबर आए, जबकि वो 710 नंबर। हैरानी की बात थी कि मेरे भाई के रिपोर्ट कार्ड में चले गए। माँ बाप गुस्से से पागल हो गए। उन्होंने मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री में फेंक दिया ताकि मैं खुद अपना पेट पालूं, और उसी रात कुछ गुंडों ने गली में मुझे पीट पीट कर मार डाला। मरते वक्त मैंने अपने भाई शेन जिंगशू की हंसी सुनी। तो क्या हुआ अगर बचपन से दबाव में रहा हूं, तू फिर भी सिर के ऊपर दिखने वाले उस स्कोर से बेवकूफ बन गया। तभी मुझे समझ आया कि मेरे सिर के ऊपर दिखने वाला कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का स्कोर असल में मेरा भाई कंट्रोल करता था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं फिर से एग्जाम से 1 महीना पहले लौट आया था और मेरे सिर के ऊपर लाल रंग का चमकता हुआ 600 लिखा था। भाई, आज रात 7 में टेस्ट पेपर सॉल्व करते हैं। शेन जिंगू ने मुझे पेपर पकड़ाया, लेकिन मैंने चिढ़कर उसे सीधे आग में फेंक दिया। एग्जाम आने वाला है तो क्या हुआ, पढ़ाई करके क्या मिलेगा, मुझे गेम खेलना है। उसी पल मेरा स्कोर 10 नंबर बढ़ गया। शेन जिंगशू ने अफसोस जताने का नाटक किया, लेकिन मुड़ते वक्त उसके होंठों की मुस्कान छुप नहीं पाई। उसे क्या पता था कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। मैं कमरे में लौटने ही वाला था कि शेन जिंगू फिर जिद करने लगा। वो मुझे जबरदस्ती एक्स्ट्रा ट्यूशन के लिए टीचर के पास ले जाना चाहता था। वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने उसका हाथ झटक दिया। अब आखिरी समय में पढ़कर क्या फायदा, अगर जाना है तो खुद जाओ, मेरा स्कोर खराब मत करो। भाई, तुम्हारी बेसिक अच्छी है, लेकिन फिर भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उसकी बातें बिल्कुल पिछली जिंदगी जैसी थीं। वो मुझे परख रहा था, ये जानना चाहता था कि क्या मैं अब भी सिर के ऊपर वाले स्कोर पर भरोसा करता हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और हंस पड़ा। फिक्र मत करो, बिना पढ़े भी मैं तुमसे ज्यादा नंबर लाऊंगा। उसकी पीठ देखते हुए जो मुश्किल से अपनी मुस्कान दबा रहा था, मेरा चेहरा ठंडा पड़ गया। मेरे प्यारे भाई, इस बार लापरवाह तुम हो। कमरे में लौटते ही मेरे सिर के ऊपर वाला स्कोर 620 हो चुका था। मैंने तुरंत दरवाजा लॉक किया, लेकिन जैसे ही किताब खोली, स्कोर तेजी से गिरने लगा। आखिरी सवाल रिवाइज करते ही स्कोर सीधे 500 पर आ गया। मैंने तुरंत शेन जिंगशू के कमरे में छुपा छोटा सा कैमरा ऑन किया। स्क्रीन पर वो बेचैनी से चक्कर काट रहा था। शेन यान्सी का स्कोर नीचे क्यों जा रहा है? ये जानवर कहता है कि नहीं पढ़ेगा, लेकिन जरूर चोरी छिपे पढ़ाई कर रहा होगा। अभी तक कोई पॉइंट क्यों नहीं मिला? तभी एक ठंडी मशीन जैसी आवाज आई। इतना घबरा क्यों रहे हो? जैसे ही स्कोर 500 से नीचे जाएगा, सिस्टम इसे नियम तोड़ना मानेगा और उसे सीधे उड़ा देगा। मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, पसीना तुरंत पूरे शरीर में फैल गया। लेकिन शेन जिंगशू बस हंस पड़ा। उस कमीने को यही मिलना चाहिए। किसने कहा था मेरा खेल बिगाड़ने को? स्कोर लगातार नीचे गिरता देख मैंने भौहें सिकोड़ ली। अगर मेहनत से पढ़ना मौत है, तो मुझे सिस्टम को बेवकूफ बनाने का दूसरा तरीका ढूंढना होगा। अगले 1 घंटे तक मैंने ना जाने कितने तरीके आजमाए, लेकिन जैसे ही दिमाग काम करता, स्कोर गिरने लगता। 500 की लाल लाइन के पास पहुंचते ही नंबर तेजी से चमकने लगे, अलार्म बजने लगा। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने तुरंत किताब फेंकी, घर से भागा और रात बिताने के लिए एक बार पहुंच गया। डांस फ्लोर पर झूमते हुए जब स्कोर बढ़कर 630 हुआ, तब जाकर मैंने राहत की सांस ली और सोफे पर गिर पड़ा। दूसरी तरफ कैमरे में शेन जिंगू ने चैन की सांस ली। उसके चेहरे पर तिरस्कार भरा हुआ था। मुझे पता था शेन यानसी बेवकूफ है। स्कोर बढ़ते ही खुशी से पागल हो गया होगा। मौज करने दो उसे, जिसे वो 630 समझ रहा है। आखिर में वो मेरा ही होगा। उसकी लालची शक्ल देखकर मैंने कैमरा बंद किया और ठंडी मुस्कान दी। बेवकूफ, मैं सिस्टम की कमजोरी पहले ही ढूंढ चुका हूं। मैंने चौक एक तरफ फेंका और बार के प्राइवेट रूम के सोफे पर लेट गया।
दीवारों और छत पर हर तरफ मैथ्स के फॉर्मूले लिखे हुए थे। यही वो काम था जो मैं पूरी रात करता रहा। सिस्टम ये मान रहा था कि मैं एंटरटेनमेंट वाली जगह पर हूं, इसलिए मेरा स्कोर नीचे नहीं गिर रहा था। तभी वेटर ने दरवाजा खटखटाया। मैंने तुरंत शेन जिंगशू को कॉल लगाया। भाई, मैं बार में फंस गया हूं। जल्दी पैसे भेजो और निकालो मुझे। बार में? भाई, तुम ऐसी जगह कैसे पहुंच गए? उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन अंदर से वो बहुत खुश था। बस थोड़ा स्ट्रेस कम कर रहा था। मम्मी पापा को मत बताना, जल्दी 10,000 भेज दो। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आने वाला है, तुम्हें घर लौट आना चाहिए। तुम मेरे सगे भाई हो भी या नहीं, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो वो मुझे पकड़कर वापस पढ़ाई करवाएंगे। प्लीज, बस कुछ दिन और मजे करने दो। आखिर में शेन झिंगू मान गया। उसने मुझे 15,000 भेज दिए। वो उसकी पूरी जमा पूंजी थी। उसके पैसों से मैं पूरे 1 महीने आराम से बार में छुपा रहा। फिर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से 1 दिन पहले मैं लाल आंखों के साथ घर लौटा। मेरे सिर के ऊपर स्कोर अब 710 था। शेन झिंगशू मुस्कुराया और मुझे एग्जाम एडमिट कार्ड पकड़ाया। भाई जांग, आखिरकार तुम वापस आ गए। अच्छा हुआ एग्जाम मिस नहीं किया। नालायक कहीं का, एग्जाम सिर पर आ गया तब घर लौट रहा है। इतना ही शौक था तो बाहर ही रहता। मां की घिन से भरी चीख मेरे कानों में गूंज गई। मुझे पता था कि वो हमेशा पक्षपात करती हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे दिल में चाकू घुस गया हो। मैंने मुश्किल से हल्की मुस्कान दी, लेकिन तभी पापा का जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। बेशर्म हंसने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारी दादी जिद नहीं करती तो तुम इस एग्जाम की तैयारी भी नहीं कर रहे होते। मैंने सिर बचाते हुए चिल्लाया, लेकिन उसने मेरे कान को जोर से पकड़ लिया। तेज दर्द से मैं खुद को छुड़ाने लगा, लेकिन तभी उसने मेरे घुटने पर लात मारी और मैं जोर से जमीन पर गिर पड़ा। पापा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके घूंसे और लातें लगातार बरस रही थीं। कल एग्जाम है, क्या तू मरना चाहता है? पूरा महीना बार में आवारागर्दी की है। मुझे तो लगता है अब तुझे एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं। पता नहीं कब कौन सी बीमारी पकड़ लाएगा। उन्होंने मुझे लात मारकर कमरे में धकेल दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अगर तेरी दादी जिद ना करती कि तेरा भाई कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जरूर देगा। दादी का नाम सुनते ही पापा गुस्से में रुक गए। वैसे भी जाकर सिर्फ बेइज्जती ही करवाएगा। मैंने अपने फटे हुए दर्द भरे कान को पकड़ा और फिर शेन जिंगू के साथ एग्जाम हॉल भेज दिया गया। 2 दिन के एग्जाम खत्म होने के बाद शेन जिंगशू खुशी से चमकते चेहरे के साथ अपने मां बाप की तरफ दौड़ा। इस बार मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है। रिजल्ट वाले दिन क्या हम सेलिब्रेशन पार्टी रख सकते हैं? मां बाप की आंखें प्यार से भरी हुई थीं। जब झिंगू इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम्हारी दादी को भी बुलाते हैं। उन्हें भी पता चल जाना चाहिए कि शेन फैमिली की असली उम्मीद कौन है। ठीक है, भले ही दादी मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन इस बार मैं उन्हें जरूर चौंका दूंगा। उसी वक्त मेरे सिर के ऊपर दिख रहा नकली 710 वाला स्कोर गायब हो गया। मैंने शेन झिंग शू की भरोसे से भरी पीठ को देखा और हल्का सा मुस्कुराया। भाई, क्या तुम अपने सरप्राइज बॉक्स के लिए तैयार हो? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम खत्म होने वाली रात मां बाप शेन जिंगू को लेकर ग्रेजुएशन ट्रिप पर चले गए और घर में अकेला छूट जाना मेरे लिए राहत जैसा था। मैंने तुरंत वो जाना पहचाना नंबर मिलाया। अंकल, पिछली बार आपने जो मुश्किल सवाल दिया था, मैंने उसे हल कर लिया। फोन के दूसरी तरफ की आवाज कांप उठी। यान्सी, तुमने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बहुत मदद कर दी। उसी रात मुझे रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया। अगले पूरे महीने तक मैं अपने अंकल के साथ लगातार फॉर्मूले निकालने में लगा रहा। वो मैथ्स के मास्टर थे और रिजल्ट वाले दिन तक मैंने बिना रुके काम किया। फिर उन्होंने मुझे लेने के लिए स्पेशल कार भेजी जो सीधे सेलिब्रेशन पार्टी तक गई। जैसे ही मैंने पार्टी हॉल का दरवाजा खोला, मैंने देखा कि ट्रिप से लौटे मां बाप और शेन जिंग शू सबके बीच सितारों की तरह घिरे हुए थे। वाह, क्या किस्मत है! दोनों बेटे इतने टैलेंटेड हैं। शेन फैमिली का भविष्य सुरक्षित है। लेकिन ये लोग रिजल्ट देखने नहीं आए थे। असल वजह थी दादी का वादा, शेन जिंग शू और मेरे बीच, जो बेहतर यूनिवर्सिटी में जाएगा
उसे दादी के सारे शेयर मिलेंगे। दादी ही शेन फैमिली की असली ताकत थीं और आज का दिन असल में नए प्रेसिडेंट को चुनने का दिन था। मैंने गहरी सांस ली और सीधे दादी के पास चला गया। बुजुर्ग महिला मुस्कुराई और मेरा हाथ पकड़ लिया। तुम्हें खुद पर भरोसा है? मैंने मजबूती से सिर हिलाया। मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। इस घर में सिर्फ दादी ही थीं जो सच में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती थीं। पिछली जिंदगी में मुझे फंसाकर एग्जाम में फेल करवाया गया था। उससे दादी बहुत टूट गई थीं और मुझे घर से निकाले जाने के 3 दिन बाद ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई थी। लेकिन इस बार मैं वो दुख दोबारा नहीं होने दूंगा। भाई, आपने दादी से झूठ क्यों बोला? एग्जाम से पहले पूरा महीना आप बार में मौज करते रहे। ऐसे में अच्छा रिजल्ट कैसे ला सकते हो? दादी तुम पर इतना भरोसा करती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? उसने बार वाली मेरी फोटो सबको दिखा दी और उसी पल पापा की घिन से भरी नजर मुझ पर टिक गई। अगर मैं तेरी जगह होता तो आज यहां आने की भी हिम्मत नहीं करता। झिंगू का अंदाजा है कि उसके 700 नंबर आएंगे। मुझे नहीं लगता तू उसका आधा भी ला पाएगा। आज के बाद पूरा शेन परिवार तेरे भाई का होगा और तू सिर्फ लोगों के एहसान पर जिएगा। निकम्मा कहीं का, दूसरों पर पलता है और यहां अकड़ दिखा रहा है। आसपास के मेहमान भी माहौल देखकर बातें बनाने लगे। मैंने खुद यंग मास्टर शेन को बार में मौज करते देखा है। कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम तो उसके लिए बेकार गया। वो 700 नंबर लाने वाले यंग मास्टर से कैसे मुकाबला करेगा? ये तो पूरे प्रांत का टॉपर बनने की काबिलियत है। झिंगू के हाथ में शेन फैमिली और ऊपर जाएगी। मैंने ठंडी हंसी के साथ कहा, अभी रिजल्ट आया भी नहीं और तुम लोग पहले ही चापलूसी शुरू कर चुके हो। जरा ध्यान रखना, कहीं गलत इंसान की खुशामद ना कर बैठो। फिर जब मुंह के सारे दांत टूटेंगे तो बोल भी नहीं पाओगे। एक आदमी हंस पड़ा। अगर पढ़ाई में कमजोर हो तो अलग बात है, लेकिन तेरी सोच भी अपने भाई जितनी अच्छी नहीं। क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? अब भी सपने देख रहा है? अगर रोज बार में घूमकर भी टॉप किया जा सकता है तो फिर स्कूलों की जरूरत ही क्या है? पूरे हॉल में हंसी गूंज उठी। सब लोग मेरा तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। पापा ने ठंडी आवाज में सूंघते हुए एक लिमिटेड एडिशन सुपरकार की चाबी जोर से टेबल पर फेंकी। अगर तेरे नंबर झिंगू से ज्यादा आए तो ये कार तेरी। मैंने चाबी को तिरस्कार से देखा। बस एक टूटी फूटी कार की चाबी? मुझे लगा था शेन फैमिली की सोच इससे बड़ी होगी। जब तुम्हें शेन झिंगू पर इतना भरोसा है तो क्या तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पर लगाने की हिम्मत रखते हो? मां बाप दोनों चौंक गए। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं उन्हें खुलकर चुनौती दूंगा। आसपास खड़े मेहमान शोर मचाने लगे। 700 नंबर मतलब पक्की जीत। शेन फैमिली डर किस बात से रही है? पापा जोर से बोले, प्रॉपर्टी क्या चीज है? अगर जरूरत पड़ी तो पूरा शेन परिवार भी दांव पर लगा दूं। ये निकम्मा कभी झिंगू को नहीं हरा सकता। मैंने भौं उठाई और मुस्कुराकर कहा, लगता है शेन साहब को अपने होनहार बेटे पर इतना भरोसा भी नहीं है। किसे निकम्मा बोल रहा है? क्या मैं तुझसे डरता हूं? इस जन्म में तू कभी झिंगू से आगे नहीं निकल पाएगा। शेन झिंगू ने सीना तान लिया। उसके चेहरे पर पूरा भरोसा था। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं उससे कभी नहीं हारूंगा। आखिर में पापा ने वहीं खड़े खड़े फैसला कर लिया। उन्होंने तुरंत वकील बुलाया ताकि सब कुछ कानूनी तरीके से लिखवाया जा सके। आज जिसका भी कॉलेज में एडमिशन होगा, मेरे और तुम्हारी दादी के नाम की सारी संपत्ति उसी की होगी। जैसे ही पापा ने ये कहा, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट चेक करने वाला सिस्टम खुल गया। शेन जिंगशू तुरंत उत्साह में कंप्यूटर की तरफ भागा। जब सब लोग इंतजार कर ही रहे हैं तो पहले मैं अपने भाई को डेमो दे देता हूं। उसने तेजी से एंटर बटन दबाया। स्क्रीन रिफ्रेश हुई। कुल स्कोर 700। पूरा हॉल शोर से गूंज उठा। 700! कमाल है। यंग मास्टर शेन तो पक्का टॉपर बनेगा। शेन फैमिली सच में भाग्यशाली है। इतना टैलेंटेड दूसरा बेटा। अब शेन परिवार का भविष्य सुरक्षित है। चारों तरफ तारीफों की बारिश होने लगी। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ लीं। आखिरकार ये 700 असल में मेरे होने चाहिए थे। पापा ने मुझे तिरस्कार से देखा। देख लिया? अब इस घर में ठीक से रहना सीख ले। आज के बाद तुझे अपने भाई के मूड पर जीना होगा। उसके लिए कुत्ते की तरह रहना पड़ेगा। अगर तूने झिंगू के रास्ते में आने की कोशिश की तो सिर्फ पैर तोड़ना ही काफी होगा। मैंने शांत आवाज में कहा, अभी मैंने अपना रिजल्ट चेक भी नहीं किया। आपको कैसे पता कि मैं उसका नौकर बनूंगा, ना कि वो मेरे जूते उठाएगा?
बदतमीज। मां ने जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर मारा। आधा चेहरा तुरंत जलने लगा। झिंगू के जूते उठाने लायक भी नहीं है तू। शेन जिंग शू ने भी दुखी होने का नाटक किया। भाई, क्या अपने बेकार होने की बात मानना इतना मुश्किल है? इतनी जिद क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारा स्कोर मुझसे कम निकला तो तुम्हें घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगनी होगी। इतना कहकर उसने लैपटॉप मेरे सामने धकेल दिया। चलो, अब तुम्हारी ताकत भी देख लेते हैं। सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। मैंने शांत चेहरे के साथ अपना एग्जाम नंबर डाला। वेब पेज खुला। कुल स्कोर 50। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। फिर अचानक तेज हंसी फूट पड़ी। मैंने आंखें बंद कर लीं। अरे, इतने नंबर तो बिना सवाल पढ़े भी आ जाते। क्या इसके दिमाग में सीमेंट भरा है? अच्छा हुआ इसे फैमिली की संपत्ति नहीं मिलेगी, वरना शेन परिवार जल्दी ही बर्बाद हो जाता। अभी तक इतना घमंड दिखा रहा था, मुझे लगा कोई बड़ा खेल छुपा रखा है। निकला पूरा मजाक। हॉल फिर हंसी से भर गया। शेन यान्सी, घुटनों पर बैठ जा। 100 नंबर भी नहीं आए। मुझे लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है। फैमिली के अगले हेड के तौर पर मैं तुम्हें सबसे अच्छे मानसिक अस्पताल भेजूंगा, लेकिन अगर तुम अच्छे से सिर झुकाकर माफी मांगो तो शायद घर पर इलाज करवाने दूं। मैंने ठंडी नजर से उसे देखा। मुझसे घुटने टेकवाना चाहते हो? तुम इस लायक इस जन्म में कभी नहीं बनोगे। शेन जिंग शू ने हल्की मुस्कान दी। तो इसकी मदद करो। उसके इतना कहते ही पापा ने सच में बॉडीगार्ड के साथ मिलकर मेरे घुटने पर लात मार दी। तेज दर्द उठा और मैं एक घुटने पर गिर पड़ा। मैंने आखिरी उम्मीद के साथ दादी की तरफ देखा, लेकिन बूढ़ी महिला ने निराश आंखों से मुंह फेर लिया। यान्सी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है, मैंने तुरंत कहा। दादी, अभी एडमिशन का रिजल्ट नहीं आया है। कम नंबर आने का मतलब ये नहीं कि मुझे कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। जैसे ही मैंने ये कहा, हॉल में फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। 50 नंबर लेकर क्या पढ़ेगा? घर बैठकर खुद की यूनिवर्सिटी खोलेगा क्या? इसे कहते हैं बेशर्मी की हद। जिंगू अभी भी बहुत दयालु है। ऐसे कचरे को तो कब का घर से निकाल देना चाहिए था। शेन जिंगशू ने ठंडी आवाज में कहा। सब लोग देख रहे हैं। अगर तू घुटनों पर नहीं झुकेगा तो आगे मैं इज्जत कैसे कमाऊंगा? मैं उठ भी नहीं पाया था कि चमड़े का जूता सीधे मेरे चेहरे पर आकर पड़ा। उसने मेरा सिर कालीन पर दबा दिया। शेन जिंगू ऊपर से मुझे घूर रहा था। उसकी आवाज जहर से भरी थी। तू हमेशा कचरा ही रहेगा। शेन यानजू, मैंने दांत भींच ली। इतनी जल्दी खुश मत हो शेन जिंगू। हो सकता है किंगबे यूनिवर्सिटी तुम्हें ही ना चाहे। हैं? वो हंस पड़ा। अपनी कुत्ते जैसी आंखें खोलकर देख। एडमिशन ऑफिस वाले खुद यहां आ चुके हैं। मैं चाहता हूं तू अपनी आंखों से देखे कि मैं कितना चमकता हूं, और जिस दिन मैं यूनिवर्सिटी ज्वाइन करूंगा उसी दिन मैं खुद तुझे मानसिक अस्पताल में फेंकूंगा, जहां तू मरने का इंतजार करेगा। शेन जिंगशू ने तुरंत अपना सूट ठीक किया। उसके चेहरे पर फिर से नरम और विनम्र मुस्कान आ गई। वो दरवाजे पर खड़े अच्छे कपड़े पहने लोगों की तरफ बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ आगे बढ़ाया उसके चेहरे की मुस्कान जम गई, क्योंकि सामने वाला एडमिशन ऑफिसर उसे देखकर रुका तक नहीं। वो सीधे उसके पास से निकल गया। असली खेल अब शुरू हुआ था। टीचर भीड़ के बीच से गुजरते हुए सीधे मेरे सामने आकर रुक गए। हेलो शेन यान्सी, मैं किंगबे एडमिशन ऑफिस का डायरेक्टर हूं। क्या आप किंगबे यूनिवर्सिटी के साथ साइन करने में दिलचस्पी रखते हैं? पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। शेन जिंगशू घबराकर दौड़ पड़ा। सर, आपसे गलती हो गई है। मैं शेन जिंगशू हूं, 700 नंबर वाले छात्र। वो तो सिर्फ 50 नंबर वाला बेकार इंसान है। भर्ती करने वाले टीचर ने भौहें सिकोड़ लीं और उसे एक तरफ धकेल दिया। नहीं, हम शेन यान्सी को ही ढूंढ रहे हैं। मैं आने से पहले उसकी फोटो देख चुका हूं। गलती की कोई संभावना नहीं है। मां बाप भी पूरी तरह हैरान रह गए। शेन जिंगू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ कांपने लगे। ये कैसे हो सकता है? इसके तो सिर्फ 50 नंबर आए हैं। क्या किंगबे पागल हो गया है? एक बेवकूफ को लेने आया है। टीचर का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। स्टूडेंट, अपनी भाषा संभालो। शेन यान्सी नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट के एस लेवल टैलेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। क्या तुम नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की नजर पर सवाल उठा रहे हो? कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में इसके कितने भी नंबर आए हों, यहां तक कि अगर इसे 0 भी मिले हों, जब तक ये यहां है, किंगबे यूनिवर्सिटी के दरवाजे इसके लिए हमेशा खुले रहेंगे। ये स्पेशल एडमिशन है। एक ही पल में पूरा माहौल बदल गया। एस लेवल टैलेंट? तो ये लड़का अपनी असली काबिलियत छुपा रहा था। मैं कह रहा था ना, शेन फैमिली का बेटा इतना निकम्मा नहीं हो सकता। असल में ये किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। अब सबकी नजरें बदल चुकी थीं। जो लोग पहले मुझे नीचा समझ रहे थे, अब उनकी आंखों में सिर्फ हैरानी थी। सिर्फ दादी सबसे ज्यादा भावुक हो गई थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने बॉडीगार्ड्स को धक्का देकर मेरा हाथ पकड़ लिया। जो ये लोग कह रहे हैं
क्या वो सच है? मैंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ दादी, इस साल मैं आंटी के बेटे के साथ मिलकर रिसर्च कर रहा था। जो मुश्किल समस्या थी, हमने उसे कुछ दिन पहले ही हल किया है। दादी की आंखें लाल हो गईं। अच्छा, बहुत अच्छा। तो ये लड़का चुपचाप इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। हमारे शेन परिवार में आखिर एक असली जीनियस पैदा हुआ है। पल भर में पूरा माहौल बदल गया। वाह, बूढ़ी मैडम की तो किस्मत खुल गई। डबल खुशी मिल गई। यंग मास्टर ने तो चुपचाप बड़ा धमाका कर दिया। एडमिशन टीचर भी आखिर होश में आए। उन्होंने पास खड़े सुन्न पड़े शेन जिंगशू की तरफ देखा। तो तुम हो 700 नंबर वाले शेन जिंगशू? शेन जिंगशू कुछ बोल पाता, उससे पहले ही टीचर की आंखें चमक उठीं। बहुत बढ़िया। तुम दोनों भाई साथ में एडमिशन ले सकते हो। एक दूसरे का ख्याल भी रखोगे। कैसा रहेगा? सबकी नजरें फिर से शेन जिंगशू पर टिक गईं। मीडिया रिपोर्टर्स के कैमरे लगातार चमक रहे थे, लेकिन शेन जिंगशू ऐसे उछला जैसे किसी ने उसकी पूंछ पर पैर रख दिया हो। मैं इसके साथ एक ही कॉलेज में नहीं जाऊंगा। ये सिर्फ 50 नंबर वाला बेवकूफ है। ऐसा इंसान रिसर्च इंस्टीट्यूट की समस्या कैसे हल कर सकता है? इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। अगर किंगबे जैसी टॉप यूनिवर्सिटी ऐसे इंसान को ले रही है, तो मुझे आपकी विश्वसनीयता पर शक है। एडमिशन टीचर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जवाब देने ही वाले थे कि आसपास के लोग भी शक करने लगे। सही बात है, जो रिसर्च कर सकता है, उसे साइंस और मैथ में इतने कम नंबर कैसे मिल सकते हैं? ये स्कोर सच में बहुत अजीब है। कहीं अंदर की सेटिंग तो नहीं? या तो रिसर्च खरीदी गई है, या फिर रिजल्ट में गड़बड़ है, मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। जब मेरे भाई और सब लोग इतने परेशान हैं, तो मुझे भी लगता है कि मेरे रिजल्ट में कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्यों ना हम मेरे एग्जाम पेपर की दोबारा जांच करवाएं? पूरा हॉल एकदम चौंक गया। क्या? लेकिन शेन झिंगू अचानक घबराकर चिल्ला उठा। नहीं! बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज कांप रही थी। एग्जाम पेपर रीचेक करना बहुत लंबा प्रोसेस है। तुम बस जानबूझकर टाइम खराब कर रहे हो। जिसके मन में चोरी होती है, वही इतना हंगामा करता है। अगर तुमने गलती की है, तो चुपचाप मान लो। पब्लिक रिसोर्स बर्बाद मत करो। लेकिन उसके बोल खत्म होने से पहले ही रिपोर्टर्स ने मोबाइल स्क्रीन उसके सामने कर दी। मिस्टर शेन, ऑनलाइन माहौल अभी आपके खिलाफ जा रहा है। नेटिजन्स पूछ रहे हैं, अभी तक आप अपने भाई पर धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे थे। अब जब वो खुद रीचेक करवाना चाहता है, तो घबराहट आपको क्यों हो रही है? लोग कह रहे हैं आप उसे जांच सकते हैं, लेकिन वो आपको नहीं। शेन जिंगशू तुरंत चुप हो गया। उसकी नजरें इधर उधर भागने लगीं। मैं तो बस उसकी इज्जत बचाना चाहता था। 50 नंबर वाली कॉपी दिखाना बहुत शर्मनाक होगा। एडमिशन ऑफिस डायरेक्टर ने मेरी तरफ गंभीर नजरों से देखा। शेन यान्सी, क्या तुम सच में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम पेपर की जांच शुरू करवाना चाहते हो? यह सबसे हाई लेवल वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा। मैंने बिना हिचकिचाए जवाब दिया। हाँ, मैं पूरी तरह तैयार हूं। आसपास से ताने सुनाई देने लगे। अब जाकर पछताएगा। खुद अपनी बेइज्जती करवाना चाहता है। तभी धड़ाम! दादी ने अपनी छड़ी जोर से जमीन पर मारी। उनकी भारी आवाज गूंजी। बस एक पल में पूरा हॉल शांत हो गया। पापा भी चुप हो गए। कुछ देर बाद बड़ी स्क्रीन चमकने लगी और मेरा एग्जाम पेपर हाई डेफिनेशन में सबके सामने दिखने लगा। पूरा हॉल हिल गया। ये क्या? कहाँ है खाली कॉपी? इतनी घनी लिखावट और कितनी साफ हैंडराइटिंग! इसके जवाब तो स्टैंडर्ड आंसर से भी ज्यादा डिटेल में हैं। कुछ सीनियर टीचर तुरंत आगे झुक गए। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या हो रहा है? सारे बड़े सवाल सही हैं। सबसे मुश्किल आखिरी सवाल के भी 3 तरीके लिखे हैं। फिर इसे सिर्फ 50 नंबर कैसे मिले? एक और टीचर ने गहरी सांस ली। अभी कुल नंबर जोड़े नहीं गए, लेकिन सिर्फ इस कॉपी को देखकर भी ये 700 से ऊपर लगता है। पल भर में इंटरनेट और हॉल दोनों जगह हंगामा मच गया। टेक्निकल स्टाफ तुरंत जांच में लग गया। 5 मिनट बाद सच सामने आ गया। सिस्टम में डेटा डालते वक्त असामान्य एरर कोड मिला है। शेन यान्सी का असली स्कोर 706 है। मैथ और साइंस में पूरे नंबर। पूरा हॉल दंग रह गया। 706? हे भगवान! इतना बड़ा जीनियस लगभग बर्बाद हो गया था। अच्छा हुआ रिसर्च इंस्टीट्यूट ने पहले ही स्पेशल एडमिशन दे दिया, वरना यह सिर्फ शेन यान्सी का नुकसान नहीं होता, देश का नुकसान होता। इतनी बड़ी गलती देखकर सब लोग सदमे में थे। लेकिन मेरा इरादा यहां रुकने का नहीं था। मैंने कैमरे की तरफ देखकर ठंडी मुस्कान दी। जब सिस्टम गलती कर सकता है, तो मुझे शक करने का पूरा हक है कि कुछ लोगों के 700 नंबर भी शायद नकली हों। पापा ने झुंझलाकर हाथ हिलाया।
तुम्हारा भाई बचपन से हमेशा टॉपर रहा है। यहां पहले ही काफी तमाशा हो चुका है। ज्यादा मत उछलो, मैंने शांत आवाज में कहा। लेकिन प्रांत के टॉप 50 छात्रों के रिजल्ट सिस्टम अपने आप छुपा देता है। उन्हें सिर्फ किंगबे एडमिशन टीम आने के बाद ही खोला जा सकता है। तो फिर शेनजिंग शू का 700 नंबर वाला रिजल्ट सीधे कैसे दिख गया? क्या सिस्टम उसे खास बच्चा मानता है? मेरी बात सुनते ही सबकी आंखें फैल गईं। सही कह रहा है, 700 नंबर मतलब प्रांत के टॉप 10 में जगह है। ऐसा रिजल्ट सीधे खुल ही नहीं सकता। इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। शेन जिंग शू का पेपर भी चेक होना चाहिए। शेन जिंग शू का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। वो पागलों की तरह प्रोजेक्टर बंद करने भागा, लेकिन बॉडीगार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। अगले ही पल स्क्रीन बदल गई और शेन जिंगशू का एग्जाम पेपर सबके सामने आ गया। पूरा हॉल एक पल के लिए जम गया। फिर अचानक तेज चीखें गूंज उठीं। ये क्या भूतिया ड्राइंग है? इतनी खाली जगह क्यों है? एडमिशन डायरेक्टर का चेहरा काला पड़ गया। सारे मल्टीपल चॉइस गलत हैं। बड़े सवालों में सिर्फ जवाब लिखे गए हैं। ऐसी कॉपी 700 नंबर कैसे ला सकती है? क्या मशीन अंधी थी? टेक्निकल स्टाफ ने तुरंत असली नंबर निकाले। असल कुल स्कोर 133 है। पूरा हॉल हिल गया। 133? तो पहले वाला 700 कहां से आया? ये तो साफ साफ चीटिंग है। इतनी बड़ी धोखाधड़ी की पूरी जांच होनी चाहिए। किंगबे यूनिवर्सिटी की एडमिशन टीम का चेहरा उसी वक्त सख्त हो गया। शेनजिंग शू पर गंभीर शैक्षणिक धोखाधड़ी और गैरकानूनी गतिविधियों का शक है। किंगबे यूनिवर्सिटी उसकी एडमिशन योग्यता हमेशा के लिए रद्द करती है और इस मामले की रिपोर्ट शिक्षा विभाग को भेजी जाएगी। ये सुनते ही शेन जिंगू पूरी तरह टूट गया। वो रोते हुए मेरी तरफ झपटा। तुम मुझे बर्बाद क्यों करना चाहते हो? आसपास के लोग भी हैरान थे। क्या ये पागल हो गया है? पेपर चेक करवाने की जिद तो खुद इसी ने की थी। अब खुद ही फंस गया। जिसे कहते हैं अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना। मां पागलों की तरह शेन झिंगशू को बचाने लगीं और पापा फिर से मुझे मारने के लिए हाथ उठाने लगे। जानवर, क्या तू अपने भाई को मरवाकर ही मानेगा? लेकिन इस बार मैंने बचने की कोशिश नहीं की, क्योंकि तभी पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आ चुकी थी। मैंने शांत चेहरे के साथ शेन जिंगशू की तरफ इशारा किया। ऑफिसर, मैं शेन जिंगशू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहता हूं। इसने दूसरों के साथ मिलकर कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का डेटा बदलवाया है। इस पर चीटिंग का शक है। पापा अभी भी हंगामा करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी पकड़ लिया। क्या कर रहे हैं आप? क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहते हैं? शेन जिंगशू का चेहरा राख जैसा सफेद पड़ गया। वो लगातार सिर हिलाता रहा। मैंने मैंने चीटिंग नहीं की। वो सिर्फ सिस्टम की गलती थी। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। भाई, गलती मान लोगे तो सजा कम हो सकती है। आखिर में मेरा भाई रोता चिल्लाता पुलिस के साथ ले जाया गया। जाते जाते वो मां बाप को पुकार रहा था। पापा, बचा लीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मां बाप तुरंत रोना धोना शुरू कर दिए। दादी का चेहरा चिढ़ से भर गया। उन्होंने पुलिस से कहा, इन दोनों को भी थोड़ा समझाइए। अगर ये यहां और तमाशा करेंगे तो हम इन्हें संभाल नहीं पाएंगे। उनके जाते ही मैंने किंगबे यूनिवर्सिटी का ऑफर स्वीकार कर लिया। दादी बेहद खुश थीं। उन्होंने सीधे कंपनी और सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी, यहां तक कि अपनी सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी भी मुझे सौंप दी। मिस्टर शेन, अब से आप जो आदेश देंगे वही होगा। मैंने टेबल पर रखी मां बाप की संपत्ति वाली फाइलों को देखा। तो सबसे पहले इन सारी संपत्तियों का ट्रांसफर जल्द से जल्द मेरे नाम करवा दीजिए। जी मिस्टर शेन, ये एसेट ट्रांसफर एग्रीमेंट है, कृपया साइन कर दीजिए। मैंने अपना नाम साइन किया। फिर खिड़की से बाहर झिंगी पार्क की तरफ देखा और फाइनेंस डायरेक्टर को अपना पहला आदेश दिया। मेरे प्यारे, पिताजी के नाम की सारी सब कार्ड्स और कैश फ्लो तुरंत फ्रीज कर दीजिए। आज के बाद उन्हें कंपनी से एक पैसा भी नहीं मिलना चाहिए। अगले एक हफ्ते में पूरा शेन परिवार बदल गया। जो लोग कभी मेरा मजाक उड़ाते थे, वो अब कंपनी के नीचे लाइन लगाकर खुद को थप्पड़ मार रहे थे। सब माफी मांग रहे थे। मैं मुस्कुराते हुए उन्हें उठाता
लेकिन फिर उनके साथ सारे बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता, क्योंकि जो एक बार वफादार ना रहे उस पर दोबारा भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अभी भी एक राज बाकी था। आखिर वो कौन था जिसने शेन झिंगू की मदद करके स्कोर बदला था? तभी वैन ग्रुप की युवा प्रेसिडेंट वैन शीनिंग खुद मुझसे मिलने आई। लाल ड्रेस में वो बेहद दबदबे वाली लग रही थीं। मैंने बिना घुमाए सीधा सवाल पूछा, क्या आपने शेन झिंगू की मदद की थी? वैन शीनिंग ने वाइन ग्लास हिलाते हुए हल्की मुस्कान दी। गलत मत समझिए, वो सिर्फ एक सौदा था। शेन जिंगशू ने वादा किया था कि काम हो जाने के बाद वो वैन ग्रुप को 300 मिलियन देगा। लेकिन अफसोस, वो पूरी तरह निकम्मा निकला। माफी और नए बिजनेस के बदले उन्होंने मुझे एक दस्तावेज पकड़ाया। मैंने फाइल खोली और अगले ही पल मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। मैं अपनी मौजूदा मां का असली बेटा था ही नहीं। असल मेन मैं पापा की पहली पत्नी का बेटा था। जब पापा मेरी असली मां के साथ थे, उसी दौरान वो मेरी सौतेली मां के साथ भी जुड़ गए थे। मेरी असली मां बीमारी की वजह से मुझे अकेला छोड़ गईं। मुझे जन्म देने के बाद ही उनकी मौत हो गई और पापा को जरा भी पछतावा नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस औरत से शादी कर ली जो अब मेरी सौतेली मां थी। तभी तो उनकी नफरत हमेशा इतनी सच्ची लगती थी। और तभी समझ आया, दादी हमेशा उन्हें ठंडी नजरों से क्यों देखती थीं। वेन शीनिंग ने धीरे से कहा, मैं मिस्टर शेन से शादी करना चाहती हूं। अगर हम दोनों साथ आए तो पूरा मार्केट अपने कब्जे में कर सकते हैं। मैंने शांत नजरों से उन्हें देखा। मुझे अपने भाई की तरह शादी का इस्तेमाल करने में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अगर आप शेन जिंगू के खिलाफ गवाही देने को तैयार हैं तो मैं साउथ सिटी प्रोजेक्ट में आपको 2% प्रॉफिट दे सकता हूं। वैन शीनिंग एक समझदार बिजनेस वुमन थीं। उन्होंने तुरंत दूसरा रास्ता चुन लिया। अब सबूत पूरे हो चुके थे। शेन जिंगशू को गंभीर अपराधों के लिए 2.5 साल की सजा मिली और उन 2.5 सालों में मैंने सिर्फ किंगबे से ड्यूल डिग्री समय से पहले पूरी नहीं की, बल्कि शेन ग्रुप का कारोबार भी 2 गुना बढ़ा दिया। 2 साल बाद जब शेन झिंगू जेल से बाहर आया तो उसके सामने लग्जरी कारें और फूल नहीं थे। उसका इंतजार कर रहे थे उसके बर्बाद हो चुके मां बाप। पापा अपनी कमाई का जरिया खो चुके थे। उनका गुस्सा और बढ़ गया था। वो हर दिन शराब में डूबे रहते। शेन जिंग शू पहले मुझे परेशान करने वापस आया, लेकिन मेरे लगाए सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे कचरे की तरह बाहर फेंक दिया। उसने सारा गुस्सा अपने मां बाप पर निकालना शुरू कर दिया। सब तुम्हारी गलती है, बेकार बूढ़ों। तुम लोग एक कंपनी तक नहीं संभाल पाए और उस हरामी को मेरे सिर पर बैठा दिया। पापा गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार बैठे। नालायक! हमारी ये हालत किसकी वजह से हुई? सौतेली मां चीखते हुए पापा पर टूट पड़ी। उन्होंने उनके चेहरे पर नाखून मार दिए। बहस धीरे धीरे लड़ाई में बदल गई। टूट चुके पापा ने आखिर तलाक की बात कर दी। वो बार बार दादी के पास माफी मांगने गए, लेकिन हर बार दरवाजे से ही लौटा दिए गए। शेन जिंग शू डर गया था। उसे लगने लगा कि उसका आखिरी सहारा भी छिन जाएगा। इसलिए उसने कुछ गुंडों को बुलाया ताकि वो पापा को डरा कर रोक सकें। लेकिन उस दिन पापा नशे में थे। उनकी बातें बहुत उग्र हो गईं। गुंडे भी काबू खो बैठे। धक्का मुक्की में पापा सीधे छत से नीचे गिर गए। वो मौके पर ही मर गए। गुंडे डर गए कि मामला खुल जाएगा, इसलिए वो शेन जिंगू के पास पहुंचे और बाद में शेन जिंगू को कई बार चाकू मारा गया। वो उसी गंदी गली में मरा जहां पिछली जिंदगी में मेरी मौत हुई थी। सौतेली मां ने अपने पति और बेटे की दर्दनाक मौत अपनी आंखों से देखी। वो उसी वक्त पागल हो गईं और उन्हें मानसिक अस्पताल भेज दिया गया। जिस दिन मुझे ये खबर मिली, मैं सफेद गुलदस्ते के साथ अपनी असली मां की कब्र के सामने खड़ा था। कब्र पर बनी महिला की तस्वीर बेहद शांत और खूबसूरत थी। उनकी आंखें बिल्कुल मेरी जैसी थीं। बादलों के बीच से सूरज की रोशनी निकली और ठंडे संगमरमर पर पड़ने लगी। मैंने धीरे से कहा, मां, देखिए, सच आखिर सामने आ ही गया। जिन लोगों ने हमें दुख दिया था, उन्हें उनकी सजा मिल गई। हवा कब्रिस्तान के पेड़ों से होकर गुजरी, जैसे कोई धीमी सांस हो।
मैं धीरे से खड़ा हुआ, अपना सूट ठीक किया और सड़क किनारे खड़ी काली कार की तरफ चल पड़ा। बदला खत्म हो चुका था, लेकिन मेरे लिए जो नई जिंदगी बची थी, वो अब शुरू होने वाली थी।